हेलो एवरीवन। तो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अब हम लोग आ गए हैं पार्ट 2 में। ठीक है, जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था उसके साथ साथ अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर को अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो वेलकम टू जुमाक्सा क्लासेस। और आप लोग मुझे यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं इस जगह पे। टेलीग्राम आप चैनल को जो है यहाँ पे उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो उससे आपको मेरे न्यू जो वीडियो के नोटिफिकेशन हैं वो जल्दी मिल जाया करेंगे। चलिए, तो जो क्वेश्चन मैंने दिया था आप लोगों को ये वाला पिछले वाले लेक्चर में, तो इसका आंसर होगा बी। क्यों? क्योंकि पीजेंट एंड वर्कर्स जो पार्टी थी ये इन्होंने नहीं की थी। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन भी इन्होंने बनाया था। कब बनाया था? मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था 1942 में। ओके, और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी भी इन्हीं ने बनाई थी। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। ओके, तो इस जगह तक हम लोगों ने पूरे लेक्चर को समझ लिया था कि ड्राफ्टिंग कमेटी में कौन कौन से मेंबर होते हैं। फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। B.R. अम्बेडकर चेयरमैन थे, N. गोपाल स्वामी अयंगार जो है, और अलाडी कृष्ण स्वामी अयंगार, K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सबुद्दुल्ला, N. माधवराव और T. कृष्णरामाचारी। ठीक है, तो T. कृष्णरामाचारी जो है वो वाइस प्रेसिडेंट भी थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट थे। चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स पर, अपने नेक्स्ट पीपीटी पर। ये तो हम लोगों ने अच्छे से देख लिया पूरा। अब एलिमेंट हम लोग देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का। देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्राफ्ट किया जा रहा था उसको पास किया गया था 26 नवंबर 1949 को। यही डेट जब आप प्रियम्बल में आप पढ़ते हैं ना, तो यही डेट आपको देखने को मिलती है। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन डे भी जो है भारत में वो 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। कब से? 1949 को। और आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताएंगे कि 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है। जो हम लोग अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं वो हम लोग क्यों मनाते हैं, किस की वजह से मनाते हैं, उसके पीछे एक बड़ा सा लॉजिक है। उस लॉजिक को आप लोग मुझे प्लीज़ बताएंगे। ठीक है, वो लॉजिक रिलेटेड है इंडियन नेशनल कांग्रेस से, तो प्लीज़ उसको आप अच्छे से देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन को जो है अडॉप्ट कर लिया जाता है और उसके अंदर 395 आर्टिकल्स होते हैं और 8 शेड्यूल्स होते हैं। ओके, आज के टाइम पे 12 शेड्यूल हैं और 400 प्लस आर्टिकल्स हैं। ठीक है, ओके, तो क्रोनोलॉजी इसमें देख लेते हैं हम लोग। पहली मीटिंग जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब होती है? 9 दिसंबर को होती है 1946 में। 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट अध्यक्ष बना दिया जाता है। 22 कमेटियाँ सेटअप की गई थी। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को पब्लिश किया गया था फरवरी 1948 को। 8 मंथ का जो है टाइम दिया था डिस्कस करने के लिए ड्राफ्ट को। उसके साथ साथ जो डिस्कशन था उसको फाइनली अडॉप्ट कर लिया गया था। कब? जो भी आउटकम निकल के आया था वही तो कॉन्स्टिट्यूशन था। उसको कब किया था? 26 नवंबर 1949 को। ओके, तो ये वाली हम लोग चीज़ें अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज साइंड बाई 24 जनवरी 1950 को साइन कर दिया गया था। कितने लोगों ने साइन किया था? 284 मेंबर्स। और टोटल कितने मेंबर थे ये आप मुझे कमेंट में अंदर बताएं, क्योंकि मैं बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में। फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आ जाता है 26 जनवरी 1950 को। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि 26 जनवरी हम लोग इसीलिए मनाते हैं कि उस दिन हमारे संविधान को इनेक्ट किया गया था, फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन उसी दिन पास हुआ था। लेकिन एक बेटर रीजन है इसका, वो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर अच्छे से बताएंगे। अब इन्फोर्समेंट के अंदर आ जाते हैं। देखिए, कुछ प्रोविजन तो ऐसे थे जो 26 नवंबर था 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। क्यों? क्योंकि कुछ पोजीशंस ऐसी थी जिनका होना बहुत ज़रूरी था कि अगर वो ना होती तो जो प्रोसीजर्स थे वो हो नहीं पाते। तो इस वजह से आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324 इलेक्शन कमीशन वाला है, 366। इसी के अंदर आपका वो एंग्लो इंडियन वाला मेथड आता है। ठीक है, आप मुझे बताएंगे कि इसके अंदर आता है कि नहीं आता एंग्लो इंडियन वाला। ठीक है, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 ये तो उसी दिन फोर्स में आ जाते हैं। रिमेनिंग जो प्रोविजंस थे वो 26 जनवरी को आपके आ जाते हैं। इसी को डेट ऑफ कमेंसमेंट भी बोला जाता है। 26 जनवरी वॉज स्पेशली चूजन फॉर द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज द हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। ये आंसर आपका यहाँ पर आ गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1930 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। कहाँ पर? लाहौर सेशन में, जो किस नदी के किनारे हुआ था? रावी नदी के किनारे हुआ था, दिसंबर 1929 को। यहाँ पर ये बोला गया था कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, कोई डोमिनियन नहीं, कोई कुछ नहीं, पूर्ण स्वराज ही अब भारतीयों का लक्ष्य होगा। इसी बात को देखते हुए आज हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के तौर पे मनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे लगता है कि सब कुछ क्लियर होगा। उसके बाद चलते हैं कुछ फंक्शंस पर जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने जो दूसरे फंक्शंस थे उनको जो है परफॉर्म किया था। उसमें से इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि इंडिया की जो मेंबरशिप थी कॉमनवेल्थ में उसको रेटिफाई किया गया था मई 1949 में।
नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था जुलाई 22, 1947 को, ठीक है। जो आज आप हमारा भारतीय तिरंगा देखते हैं ना, वो इसी डेट को अडॉप्ट किया गया था। नेशनल एंथम को 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था। नेशनल सॉन्ग को 24 और जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था। 24 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आप मुझे नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग का टाइम बताएंगे कि कितने टाइम में इसको सिंग किया जाता है। इसका एक ऑफिशियल टाइम भी है, ठीक है, जैसे 52 सेकेंड्स या 53 सेकेंड्स या 54 सेकेंड्स। आप मुझे कमेंट के अंदर इसको बताएंगे, इन दोनों का टाइम पीरियड आप मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे क्रिटिसिज्म की, कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को क्रिटिसाइज़ भी किया गया था। कुछ लोग बोलते थे कि ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है, ठीक है। तो उसके पहले हम लोग देख लेते हैं इसका इलेक्शन प्रोसीजर, कि किस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, इनके अंदर जो मेंबर्स थे वो आए कहाँ से, ठीक है ना, किस तरीके से इनका इलेक्शन हुआ था। तो ये सारी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। जस्ट अ मिनट, मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। चलिए मैं आपको यहाँ अलग से बता देता हूँ। देखिए, इसमें नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बोला गया था, क्यों? क्योंकि इसमें बोला तो गया था कि इसमें जो लोग आएंगे, जो मेंबर आएंगे, वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था, ठीक है। तो ये क्रिटिक सही है, लेकिन इसकी भी आपको हम पूरा इसका एक बैकग्राउंड बताते हैं। देखिए, होता यूँ है कि इसमें बोला गया कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तौर पे इसमें जो है बंदे आएंगे, जो इसके मेंबर हो गए वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से आएंगे। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में आपको अच्छे से बता देता हूँ कि ये क्या होता है। देखिए, जैसे कि मान लीजिए यूपी है, ठीक है। यूपी में सीट्स हैं 403 है, ठीक है, लेकिन 400 मान लेते हैं, ठीक है, 400 सीट्स मान लेते हैं। तो 400 सीट्स में से मान लीजिए कि इसमें जो मुस्लिम्स हैं उनकी सीट्स हैं 200, ठीक है, और हिंदूज़ की सीट्स हैं 200। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि अब इसमें क्या होगा कि बोला गया कि भाई 1 मिलियन पे हम एक सीट देंगे, 1 मिलियन की पॉपुलेशन पे हम 1 मिलियन की पॉपुलेशन पे हम क्या देंगे, 1 सीट देंगे। तो 200 सीटों में इसमें कितना रिप्रेजेंटेशन हो गया, 20 सीटों का। तो 20 सीटें आपकी यहाँ आ गई मुस्लिम्स की और 20 सीटें आ गई यहाँ पे हिंदूज़ की। तो ये प्रपोर्शन के हिसाब से जब सीट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है, वो हम लोग प्रेसिडेंट के अंदर आपको बताएंगे, उसको भी हम लोग अच्छे से बताएंगे, ठीक है ना। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और जो बैलेट सिस्टम होता है ना, वो क्या होता है। इसका प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है ना, वो उसी बेसिस पे होता है। देखिए 3 बॉक्सेस में बना देता हूँ यहाँ पर। एक तो ये बॉक्स हो गया, दूसरा ये बॉक्स हो गया, तीसरा। अब जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है ना, वो इस तरीके से, जैसे मान लीजिए इसमें मैं ही हूँ, चलिए मान लीजिए रोहित, ठीक है, मैं प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हूँ। इसमें मान लीजिए प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, मान लीजिए अर्चना, ठीक है। इसमें प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, मान लीजिए कोई भी, किसी को भी आप मान लीजिए, ठीक है, राहुल मान लीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए आप किसी जो एमएलए था या कोई एमपी था, उसने पहला प्रेफरेंस दिया मुझे, प्रेफरेंशियल वोटिंग का मतलब बता रहा हूँ, पहला प्रेफरेंस दिया मुझे, उसके बाद दूसरा प्रेफरेंस दिया इनको, और तीसरा प्रेफरेंस दिया इनको। उसके बाद कोई दूसरा बंदा है, उसने दूसरा प्रेफरेंस दिया मुझको, पहला प्रेफरेंस दिया इनको और तीसरा प्रेफरेंस दिया इनको। उसके बाद कोई तीसरे बंदे ने जब वोट किया तो इसने पहला प्रेफरेंस दिया इनको, सेकंड प्रेफरेंस दिया इनको और तीसरा प्रेफरेंस दिया इनको। तो अब पहले राउंड में क्या होगा कि प्रेफरेंस देखा जाएगा कि सबसे इनमें तीनों में प्रेफरेंस किसको दिया गया, इनको पहला प्रेफरेंस दिया गया। उसके बाद अब पहला, अब इनका सेकंड है तो इनका वोट, अब इनका कोई मतलब नहीं रहा, इनका वोट ट्रांसफर हो जाएगा किसको, अब इनका वोट अर्चना का सेकंड इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें देखा जाएगा कि सेकंड इनमें किसको दिया गया प्रेफरेंस, तो अर्चना को दिया गया पहला प्रेफरेंस, दूसरे आदमी ने दिया है। तीसरे में किसको दिया है, इसको। तो ये प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम होता है, इसके तौर पर प्रेफरेंस के हिसाब से वोटिंग दी जाती है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और विस्तार से हम लोग समझेंगे प्रेसिडेंट वाले उसमें लेक्चर में, ठीक है। तो ये था। उसके बाद अब भैया इसमें प्रिंसेसली स्टेट्स भी थी। अब प्रिंसेसली बोली कि देखिए हम हैं राजा, हमको चाहिए फुल इज्जत, हम ये चुनाव उनाव मानते नहीं हैं, हम क्या करेंगे, हम सीधे अपना बंदा बैठा देंगे। ओके, अब आप लोग मुझे बताएंगे कि B.R. अम्बेडकर कहाँ से चुन करके आए थे, ठीक है, इनको नॉमिनेट किया गया था या वो इलेक्ट हुए थे, या मुझे बताएंगे, ठीक है। तो प्रिंसेसली स्टेट में जो राजा थे बोले हम तो भाई राजा हैं, हमको क्या इलेक्शन से लेना देना है, हम कोई इलेक्शन नहीं मानते हैं,
हम अपने हिसाब से चलेंगे, हमको फुल इज्जत चाहिए। और फुल इज्जत के चक्कर में इन लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या किया था, नॉमिनेट किया था। तो इसलिए पार्शियल इलेक्टेड और पार्शियली नॉमिनेट बॉडी उसको बोला जाता है। और कुछ बंदे इलेक्ट भी हुए थे डायरेक्टली। सॉवरेन बॉडी इसलिए नहीं थी क्योंकि कुछ क्रिटिक्स ऐसा मानते थे कि इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के भी प्रपोजल्स शामिल हैं, मतलब जो क्रिएट की गई है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के उससे की गई है, ठीक है। तो इसलिए लोग नहीं मानते थे। तीसरा क्रिटिक इसका आता है कि भाई टाइम कंज्यूमिंग, इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है इसमें। तो नसीरुद्दीन अहमद, ये सवाल यूपीएससी पूछ चुकी है एक बार, प्लीज़ आप इस पर अच्छे से ध्यान रखिएगा। स्टार मार्क लगा लीजिए इस पर, ठीक है। ये तो हैज़ का मार्क हो गया लेकिन फिर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला है, ठीक है। तो नजरुद्दीन अहमद ने ये बात बोली थी कि ये ड्रिफ्टिंग कमेटी है, टाइम बड़ा कंज्यूम कर रही, भाई इतना टाइम थोड़ी लगता है। दूसरा ये भी बोला गया कि ये कांग्रेस डोमिनेटेड है, ओके। और ग्रेवल ऑस्टिन ने बोला कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट जो थे उन्होंने बोला कि द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज अ वन पार्टी बॉडी इज एन एसेंशियली वन पार्टी कंट्री, द असेंबली वॉज कांग्रेस एंड द कांग्रेस वॉज इंडिया, ठीक है। कांग्रेस की पार्टी बोल दिया कि भाई कांग्रेस की है ये तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, बाकी लोगों का तो इसमें वही नहीं, बल्कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी पूरी तरीके से एक रेजोल्यूशन बेस्ड थी, पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल थी। इसमें किसी प्रकार की ऐसी कोई भी जो है इस तरीके का पॉइंट नहीं था जो इसको, जो ये क्रिटिक्स जो थे इतने ज़्यादा सक्सेसफुल क्रिटिक्स नहीं है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन दे प्रोड्यूस। अब इसको हम लोग देखते हैं अच्छे से कि ये पॉइंट क्या बोल रहा है। इन्होंने बोला कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अन इंडियन है, मतलब भारतीयों का है ही नहीं या भारतीयों के लिए है ही नहीं, ये जो वेस्टर्न फिलोसफी है उससे कहीं ना कहीं प्रेरित है, ये बात बोली गई। काफ़ी बड़ा एलिफेंटाइज साइज है, ठीक है। आइवर्स जोनिंग ने बोल दिया था लॉयर्स पैराडाइज, ओके। कॉन्स्टिट्यूशन जो अनगांधीयन है क्योंकि देखिए हर चीज़, देखिए गांधीयन जो प्रिंसिपल्स है आपको डीपीएसपी के अंदर आपको दिखते होंगे, गांधीयन प्रिंसिपल्स सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं, इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स हैं। देखिए हर चीज़ गांधी जी की फ़िलॉसफी से पूरा नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि देखिए आप इस वक्त आप देख रहे हैं कि बढ़ते हुए क्राइम्स को आप देख रहे हैं, ठीक है। अलग अलग तरीके के न्यू क्राइम्स निकल के आ रहे हैं। जैसे आप रिसेंटली आपने न्यूज़ में देखा होगा डिजिटल रेप, प्लीज़ आप मुझे इसके बारे में बताएंगे। कुछ लोग तो समझते हैं कि डिजिटल रेप है। मैंने एक बंदे से पूछा कल कि व्हाट इज़ डिजिटल रेप, स्टूडेंट ही था, तो बोलेगा सर ये कुछ मतलब कुछ फ़ोटो शेयर करने से होता है। तो जानकारी नहीं है, यूपीएससी की तैयारी आप लोग कर रहे हैं तो आप उसके अंदर तक जाइए, आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताइए कि डिजिटल रेप क्या है। ये काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है इस वक्त, नोएडा के अंदर ये घटना हुई थी, ठीक है। तो अनगांधीयन बोला गया इसको, क्यों? क्योंकि गांधी जी की जो अप्रोचेस थी वो इसमें कहीं ना कहीं नहीं फॉलो की गई थी, ठीक है। कार्बन कॉपी बता दिया इसको 1935 के एक्ट को, ओके। तो इतना पैच वर्क किया गया कुछ सेवरल डॉक्यूमेंट्स में, 1935 का जो एक्ट था एज इट इज़ रख दिया, कहीं बस थोड़ा थोड़ा पैच वर्क करके एज इट इज़ उसको वही पूरा बना करके रख दिया है, ठीक है। तो ये भी बोला गया। उसके साथ कम्युनिस्ट वर अपोज ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जो कम्युनिस्ट थे वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अपोज करते थे। वो लोग क्या चाहते थे, वो सोशलिस्टिक अप्रोच चाहते थे, ठीक है। तो जो सोवियत स्टाइल थी ना, जो सोवियत स्टाइल थी उसके फेवर में थे ये लोग, बहुत ज़्यादा उसके फेवर में थे, ओके। तो अगला पॉइंट क्या है, डोमिनेटेड बाय हिंदूज। ये जो विस्काउंट थे ना, लॉर्ड विस्काउंट, इन्होंने बोला था कि द बॉडी ऑफ हिंदूज, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो ज़्यादातर हिंदू की है, ऐसा देखने में लगता था। क्योंकि देखिए भारत में चाहे आज हो चाहे आज से काफ़ी दिन पहले, भारत के अंदर हिंदूज की जो पॉपुलेशन रही है वो ज़्यादा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी धर्म के साथ भेदभाव करते हैं या हम मुस्लिम्स के साथ भेदभाव करते हैं या हम सिख्स के साथ भेदभाव, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक सेक्युलर स्टेट है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर सारे धर्म समान हैं, बल्कि हम लोग तो जो है पॉजिटिव सेक्युलरिज्म को अपनाते हैं, ठीक है। अब जैसे आप फ्रांस में आप जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि दूसरे जो धर्म हैं उनको सपोर्ट नहीं किया जाता। भाई दो तरीके के सेक्युलरिज्म होते हैं ना, एक तो पॉजिटिव आइडियाज़ वाला होता है, एक नेगेटिव आइडियाज़ वाला, तो हम लोग पॉजिटिव को अपनाते हैं। हमारा मतलब क्या है कि हम हर धर्म के जो है उद्धार के लिए काम करेंगे, हम हर धर्म के प्रोग्रेस के लिए काम करेंगे, हम हर धर्म के एजुकेशन के लिए काम करेंगे। पर नेगेटिव अप्रोच क्या होती है कि भाई हम छेड़ेंगे नहीं आपको, लेकिन हम आपको कोई आर्थिक मदद भी नहीं देंगे या हम आपको कुछ वो भी नहीं करेंगे, लेकिन हम ये भी नहीं है कि आपको हम जो है आपके साथ जो है अलग तरीके का व्यवहार करने लगे या आपको हम अपने देश से बाहर निकालने लगे, ऐसा भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारी पॉजिटिव सोच है ना, तो हम लोग पॉजिटिव काम करते हैं। तो ये चीज़ होगी। तो लॉर्ड विस्काउंट साइमन जो थे उन्होंने ये बात बोली थी। और ओनली वन मेजर कम्युनिटी इन इंडिया, विंस्टन चर्चिल ने ये बात बोली थी कि विंस्टन चर्चिल ने बोला था
कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो सिर्फ एक कम्युनिटी द्वारा रिप्रेजेंट की जा रही है, ठीक है। चलिए, एक मेजर कम्युनिटी है, वो हिंदू थी, ठीक है, वो तो आप समझ ही रहे होंगे। चलिए, अब कमेंट्स ऑफ अंबेडकर अच्छे से हम आपको बता चुके हैं इनके बारे में। पहले हमने जो लेक्चर था अच्छे से मैंने समझाया कि क्या किस तरीके से उन्होंने देश को एक ऐसा संविधान दिया जिस संविधान को आज भी वो रेलेवेंट है, आज के टाइम पे भी प्रासंगिक है। अगर संविधान के अंदर सवाल मतलब यूपीएससी का सवाल पूछ देती है कि आज का जो संविधान है जो आज से 75 साल पहले मतलब इम्प्लीमेंट हुआ, वो संविधान आज भी इतना ज़्यादा प्रासंगिक क्यों है, तो आप मुझे 10 पॉइंट के अंदर आंसर लिख के भेज सकते हैं, मैं आपका आंसर आराम से चेक कर दूंगा, ठीक है। आप जो है वो ईमेल आईडी जो दी है उस ईमेल आईडी पे आप मुझे आंसर भेज सकते हैं, मैं आराम से चेक कर दूंगा, ठीक है। तो ये तो मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ, इसमें तो कुछ ज़्यादा था नहीं। अब एक इम्पॉर्टेंट सोर्स पर बात कर लेते हैं। यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी हो, कोई भी एसएससी हो, एग्ज़ाम हो, कोई भी सिंगल डे का एग्ज़ाम हो, उसमें ये क्वेश्चन यहाँ से लगातार पूछे जा चुके हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से फेडरल स्कीम ली गई, ऑफिस ऑफ गवर्नर लिया गया, पब्लिक सर्विसेज हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। फेडरल कोड भी इसी में आया था, इमरजेंसी प्रोविजन विद एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स भी यहीं से आया था। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बहुत कुछ लिया है, मैक्सिमम जो हमारा स्ट्रक्चर है उस कॉन्स्टिट्यूशन का वो वहीं से आया है, लेकिन सब कुछ नहीं, ठीक है, ज़्यादातर, लेकिन सब कुछ नहीं। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हमने वहीं से लिया, रूल ऑफ लॉ हमने वहीं से लिया। देखिए, रूल ऑफ लॉ और रूल बाय लॉ दोनों में अंतर होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ये रूल ऑफ लॉ जो होता है ना, इसमें लिमिटेशंस भी होते हैं, कोई भी बंदा एब्सोल्यूट पावर गेन नहीं कर सकता। जो लेक्चर 1 के अंदर हमने आपको बताया था, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की भावना जो होती है, इसको मॉन्टेस्क्यू जो थे उन्होंने प्रेफर किया था, उन्होंने बताया था। तो जो एब्सोल्यूट अथॉरिटी किसी के पास नहीं है, ठीक है। प्रेरोगेटिव राइट्स भी इसी से आई, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, बाइकैमरलिज्म देख लिया था 1919 के थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ। कैबिनेट सिस्टम, सिंगल सिटीजनशिप का मतलब ये होता है कि इंडिया में सिर्फ एक ही सिटीजन, एक ही उसके सिटीजन है आप, वो किसके हैं, भारत के, आप किसी राज्य के सिटीजन नहीं है। जैसे मान लीजिए आप यूपी से आते हैं, या मान लीजिए आप जो है आंध्र प्रदेश से आते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आंध्र प्रदेश के सिटीजन हैं। लेकिन अमेरिका के अंदर ऐसा है, क्यों? क्योंकि अमेरिका एक फेडरेशन है, फेडरेशन ऑफ स्टेट है, ठीक है। और हम लोग क्या है, हम लोग यूनियन है, इनडेक्सेबल स्टेट्स, कोई भी यहाँ से अलग नहीं हो सकता भारत से, ठीक है ना। चलिए, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी लिया हमने, जुडिशियल रिव्यू लिया, फंडामेंटल राइट्स लिए, गाइडलाइंस ऑफ रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस कैसे रिमूव होता है बताइए आप लोग, हाई कोर्ट का भी, इम्पीचमेंट प्रोसेस प्रेसिडेंट का, आर्टिकल 61 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। इसमें जो इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, इम्पीचमेंट का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, आप लोग बताएंगे मुझे कि इम्पीचमेंट का मतलब क्या होता है। कनाडा से हम लोगों ने लिया है फेडरल सिस्टम ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी, रेस्टिट्यूटरी पावर ऑफ सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एडवाइजरी आर्टिकल 143, ओके। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से हम लोगों ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिए हैं, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। इलेक्शन का जो प्रोसीजर है ना वो यहाँ से लिया है, इम्पीचमेंट यूएसए से लिया है, और इलेक्शन कहाँ से लिया है, आयरलैंड से। ऑस्ट्रियन से हम लोगों ने कॉन्करेंट लिस्ट का आइडिया लिया है, ठीक है। सॉरी, ये ऑस्ट्रियन नहीं, ऑस्ट्रेलियन है यहाँ पे, ठीक है। आइडिया ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट लिया है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, आर्टिकल 301 में आता है ये। जॉइंट सीटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट किस आर्टिकल के अंदर आता है आप मुझे बताएंगे, ठीक है। और किस किस बिल्स के ऊपर इनको जो है जॉइंट सीटिंग बुलाई जा सकती है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के ऊपर जॉइंट सीटिंग बुलाई जा सकती है बताइए। वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, सोवियत यूनियन से फंडामेंटल ड्यूटीज यूएसएसआर से ली गई, फंडामेंटल ड्यूटीज, आइडियल ऑफ जस्टिस, ठीक है। सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इन प्रेम्बल जो लिया गया है ना वो यहीं से आता है आपका। साउथ अफ्रीका से प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ओके। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो ये जो इम्पोर्टेंट चार्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको कई बार देखना होगा तो आप आराम से समझ जाएंगे कि क्या चल रहा है इसमें, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप इसको एक अच्छे से जो है देख लीजिएगा। कहीं भी आपको लेक्चर में कोई प्रॉब्लम होती है आप कमेंट में हमें बताइए, हम आपकी सारी जो भी क्वेरीज रहेंगी उनको सॉर्ट आउट करेंगे। धीरे धीरे इकोनॉमी के लेक्चर्स भी आने वाले हैं, करंट अफेयर के लेक्चर्स भी आने वाले हैं, तो डू सब्सक्राइब द चैनल ऑफ जुमाक्सा क्लासेस, ठीक है। हम लोग सारे लेक्चर्स ला रहे हैं धीरे धीरे, ओके। और हम लोगों ने पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कंप्लीट किया है, ठीक है।
उसका हम एक उसके अंदर डाल देंगे कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट, पूरा कंप्लीट हो गया है। उसके साथ मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी हम लोग धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे यूनियन टेरेटरी इन स्टेट्स पर, रिओर्गनाइजेशन ऑफ स्टेट पे चलेंगे, सिटीजनशिप पर चलेंगे। धीरे धीरे सारे हम लोग लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे। हम लोग लेक्चर को इस तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं, यूपीएससी मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आंसर भी काफ़ी अच्छे से लिख पाएंगे, और आप आंसर अगर आप कुछ लिखते हो तो आप इसी मेल आई डी भेज सकते हैं, उसके लिए मैं चेक कर दूंगा आपके आंसर सारे। ठीक है, चलिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।